মুসলমানদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, একটু একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিচ্ছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেলে দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সে পালিয়ে যাচ্ছে। থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে। বাড়ি হয়েছে দেখবো না। নমস্কার, আমি পার্থজিৎ। আপনারা দেখছেন আওয়াজ বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুর্শিদাবাদে যে ঘটনা ঘটেছে আপনারা জানেন, প্রচণ্ডভাবে হিন্দুরা আতঙ্কিত। হিন্দুদের পলায়ন শুরু হয়ে গেছে। এটা বাংলাদেশ নয়, যদিও বাংলাদেশের যে বর্ডারিং যে ডিস্ট্রিক্ট মুর্শিদাবাদ, সেখানে 70% মুসলিম এবং 30% হিন্দু। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এই ওয়াকফ যে বিল যখন ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে, সেই সময় জুম্মার নামাজের পরে যেভাবে হামলা হয়েছে 7 ঘন্টা ধরে, এবং হিন্দুদের পালিয়ে আসতে হয়েছে মালদাতে। এত মানুষ আতঙ্কিত হিন্দুরা, এবং সেটা ভারতবর্ষে হিন্দু রাষ্ট্রে, এবং এর প্রতিক্রিয়া সারা ভারতবর্ষেই বিভিন্ন জায়গা থেকে দিচ্ছেন। আদিত্যনাথজি দিয়েছেন এবং বহু মানুষ, বহু নেতা দিয়েছেন। আমি এখন আছি ছত্তিশগড়ে আমার সঙ্গে পেয়েছি আজকে শ্রী পবন কেশওয়ানিজিকে। পবন কেশওয়ানিজি রাষ্ট্রবোধের খুব বহুল প্রচলিত একটা ম্যাগাজিন এবং পোর্টাল এবং ইউটিউব চ্যানেল, তার প্রধান সম্পাদক এবং ওনার। তো ওনাকে আজকে পেয়েছি। স্বাগত আপনাকে পবন केशवानी जी। नमस्कार। আমি আলোচনা করছিলাম যে मैं डिस्कशन ये कर रहा था, मैं बंगाली समझता हूँ लेकिन अब से हिंदी में मैं आपको तब डिस्कशन ये कर रहा था कि मुर्शिदाबाद में जो इतना हिंसा हुआ और मुस्लिम जैसे हिंदू के ऊपर इतना आक्रमण, इतना टॉर्चर कर रहा है, तो उनको भाग के पलायन करना पड़ रहा है। ये बांग्लादेश तो नहीं है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हिंदुओं को इतना टॉर्चर किया गया। आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है जो मुर्शिदाबाद एक भारत का एक राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर शासन बोल के कुछ है ही नहीं। ममता बनर्जी का कुछ रोल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप बताइए, आप इसको क्या, कौन सा एंगल में आप सोच रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? नमस्कार पहले तो आपके दर्शकों को। और मैं कहना चाहूँगा, कल ही ममता बनर्जी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अमित शाह की IT सेल बंगाल को और उनकी हरकतों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रही है। दरअसल ये सोशल मीडिया का दौर है और पूरी दुनिया देख रही है, किसी से कुछ नहीं छुपा है। बंगाल से बाहर पूरा भारत देख रहा है और बंगाल जिस तरह से जल रहा है, ये किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। ममता बनर्जी खाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। वो सोचती हैं कि 30-35% जो मुस्लिम वोट हैं और 10-15% और दूसरे हिंदू वोट हैं, उनको लेकर अपनी सरकार बना लेगी। सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में जिस तरह से ममता बनर्जी, उनकी सरकार TMC जो कर रही है, ये खुली गुंडागर्दी है। और पूरा देश देख रहा है कि बांग्लादेश में क्या हुआ। और जिस तरह से मालदा में दुर्भाग्य है कि 500 लोग पलायन को मजबूर हैं, उनके पानी में जहर मिला दिया जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा हद तो ये हो गई कि मुर्शिदाबाद में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, तो जिस तरह का अत्याचार किया गया, पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं होता मुस्लिमों के साथ। जहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी रहती है वहाँ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति है जिसे पूरा भारत देख रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, हर जगह जगह से जो अपडेट्स आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी केंद्र सरकार एक्शन लेगी और ऐसे लोगों को उल्टा करके सीधा कर जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग नहीं मानने वाले। कल योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया वो सराहनीय है।
मैं समझता हूँ बंगाल की जनता भी उसे दिल से लगा रही होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पर कोलकाता हाईकोर्ट जो ऑर्डर दिया जो सेंट्रल फोर्स को उधर डिप्लॉयमेंट के लिए, उसके बाद 9 कंपनीज सीआरपीएफ एंड 8 कंपनीज बीएसएफ उधर गया एंड थोड़ा सा जो सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आया। बट उसके पहले हम लोग उम्मीद ये करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मोदी शाह जी इतना पावरफुल है, तो उसको मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर का क्या जरूरत था? उसके पहले उन लोग क्यों नहीं स्टेप क्यों नहीं लिया? ऐसा इसके कुछ कारण है? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो भी तरीका होगा, डिप्लोमेटिक तरीका होगा, आम आदमी उसको नहीं समझता। इंटरनल जो भी उनके सोर्सेस हैं या जो भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पे कार्रवाई हो रही है। आम लोग जो सोचते हैं कि तुरंत कार्रवाई हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई उनकी मंशा कहीं कमज़ोर होगी, इरादे कुछ कमज़ोर होंगे। मौका देखकर किस तरह से कार्रवाई की जाती है ये नगाड़ा पीट कर केंद्र सरकार नहीं करती। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या जो बालाकोट में जो कुछ भी किया गया पाकिस्तान में अंदर घुस करके, तब वहाँ कोई नगाड़ा नहीं पीटा गया था। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में कि जहाँ पे ये जिहादी मानसिकता के लोग हावी हैं, जिस तरह से खास वेशभूषा के लोग कहीं ना कहीं घृणा के दृष्टिकोण से देखे जा रहे हैं, सिर्फ ममता बनर्जी और ऐसे लोगों के कारण जो गलत लोगों को परिचय देते। मैं सारी मुस्लिम जमात को ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग जो देश को तोड़ने में लगे हैं, देश में रहते हैं और देश को अपना नहीं मानते, ऐसे लोग जो हाथ में तिरंगा तो पकड़ लेते हैं लेकिन संविधान नहीं मानने की बात करते हैं। जैसे सीए के कानून के दौरान लोगों को भड़काया गया कि देश के मुस्लिमों के खिलाफ में ऐसा कुछ है, लेकिन अब अच्छी तरह से लोग समझ चुके हैं कि एक भी भारत के किसी मुसलमान के विरुद्ध सीए का कानून नहीं था। वैसे ही वक्फ संशोधन का जो बिल आया है वो 85% मुसलमानों के हित में है। जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया, उसे बेचा। मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहीं के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज, इन्होंने घोषित किया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंदर ही अरबों रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेचा गया है। ऐसे लोग जब परेशान हैं तो वो लोग लोगों को भड़का रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि पूरे वक्फ की संपत्ति को बेच दिया जाएगा, किसी और पे कब्जा होगा। ये जो गलत बातें फैला कर जिस तरह से आग में घी का काम किया जा रहा है, उससे निपटने के लिए कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि मोदी और शाह की नीयत पर कोई शक नहीं करना चाहिए। समय आने पर सब होगा। बहुत लेट हो चुका है, ये हम भी मानते हैं। निश्चित रूप से भारत का आम नागरिक भी ऐसे समझता है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग काफ़ी तीखे कमेंट कर रहे हैं कि अब नहीं तो कब, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका कुछ परिणाम आएगा और बहुत जल्दी लोगों को जवाब भी मिल जाएगा। आपने जो बोला सही बोला, जो 85% मुस्लिम के हित के लिए जो ये वक्फ जो अमेंडमेंट बिल एंड लॉ इम्प्लीमेंट किया गया, कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी जो वक्फ प्रॉपर्टी है तो मुस्लिम का कुछ परिवार वो उसको ग्रैब करके रखती है। तो बट ये जो समस्या हो गया, ये जुम्मा के नमाज के बाद जिस दिन हुआ 7 घंटा 7 आवर्स इतना हमला हुआ हिंदू के ऊपर, क्योंकि मोदी अमित शाह हिंदू है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इसके रीजन में आम हिंदू टारगेट मुर्शिदाबाद में हो रहा है। उसके बाद इतना जो भयंकर जो एक आक्रमण हुआ हिंदुओं के ऊपर, आपको क्या लग रहा है जो 26 में अगला साल में इलेक्शन है, चुनाव है, तो ये भाजपा के लिए निश्चित मालदा मुर्शिदाबाद का कुछ एडवांटेज मिलेगा? जो राजनीति बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता उसको भी ये बात पता है कि ये चुनाव के आने के पहले जो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से परहेज है, और लगातार कल उन्होंने मुल्ला मौलवियों की बैठक में जाकर वहाँ पे जो समय निकाला और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वो उस भाषण को भी लोगों ने देखा। पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए ममता बनर्जी के पास समय नहीं है। जब डॉक्टरों का प्रोटेस्ट हुआ था तब तो वहाँ चले गई थी। इसके अलावा जो शिक्षकों का जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ तो चले गई थी। कल मुल्ला मौलवियों के पास भी चले गई थी, लेकिन पलायन करने वाले लोगों के पास नहीं गई, पीड़ितों के पास नहीं गई। इससे इनकी मंशा साफ है। सीधे तौर पे इसको चुनाव से ही जोड़कर देखना नहीं चाहिए, बल्कि दिख रहा है कि ममता बनर्जी क्या चाह रही है और किस तरह से चाह रही है। लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि, और मदरसे की शिक्षा को और जो जिस तरह की दीनी तालीम दी जा रही है और जिस तरह से उनको गलत तरीके से शिक्षा से वंचित करके भड़काया जा रहा है, उन्हें बताया जाता है कि सब काम अल्लाह करता है। तो मैं तो कहता हूं कि भैया आपकी बात सही है, अल्लाह करता है। अल्लाह ने आपको जो ताकत दी है, जो आपको गलत काम करने के लिए नहीं बोला होगा, लेकिन जिस तरह से आधी अधूरी बात बताई जाती है वहाँ निश्चित रूप से लोगों को मजहब के आधार पर भावनाओं से जोड़कर गलत तरीके से, मूल बंगाली कभी भी मुस्लिम तो नहीं रहा होगा, जो कन्वर्ट हुए हैं
जिन कारणों से कन्वर्ट हुए हैं, जिन्होंने जजिया नहीं पटाया होगा, जिनको 200-300 साल पहले हुए होंगे, उनको समझना चाहिए कि आखिर बंगाल की संस्कृति को किसने नुकसान पहुंचाया। बंगला भाषी और बंगला कल्चर के नाम पर ममता बनर्जी जिससे कि राजनीति करके 15-20% वोट हिंदुओं का ले लेती है और मुसलमानों का एक फिक्स वोट ले लेती है। तो राजनीति के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर देश कहाँ जा रहा है, मानवता कहाँ जा रही है और बंगाल कहाँ जा रहा है, बंगाल की अस्मिता कहाँ जा रही है। इसके बाद एक बात बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो जनसंघ का जो फाउंडर है, उनसे जो भाजपा का शुरुआत हुआ, ऐसा प्रदेश में अगर इस्लामी स्टेट बनाने के लिए जो कोशिश चल रहा है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो सत्ता में है, इतना पावरफुल मोदी अमित शाह जी, तो किस एंगल से देख रहे हैं। और एक स्टेट को अगर इस्लामीकरण हो जाता है, बांग्लादेश वो भी इस्लामिक राष्ट्र हो गया, बंगाली हिंदू को भागना पड़ रहा है, तो ये भारत में जो स्थित है एक स्टेट में, इधर से भी भागना पड़ रहा है, तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि जो जैसे योगी जी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो कानून से माने उसे कानून से समझाना चाहिए, जो प्यार की भाषा से बात करे, जो कानून को माने, वो तो देश का सच्चा नागरिक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब खाली उम्मीद और इंतजार ही बचा हुआ है। बहुत जल्दी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बंगाल से तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाता है और काफ़ी ग्रोथ भी हुआ है, लेकिन बंगाल की जनता मोदी, शाह और पूरे केंद्र सरकार से उम्मीद करती है कि कार्रवाई करो, बस अब बहुत हुआ। तो आपको लग रहा है कि चुनाव के पहले ऐसा इंसिडेंट फिर से होने का चांसेस है बंगाल में? या मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1946 में हिस्ट्री में आता है जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग बोला जाता है, जो इतना बड़ा जो राइट हुआ आज तक किसी जगह हुआ नहीं। लोग डर रहे हैं उधर, अगर हो जाए तो उनका जो जान माल का जो खतरा है, कैसे उससे बचेंगे? या 356 प्रेसिडेंट रूल जारी होगा या 355 जारी करके वो चुनाव में जाएंगे? कौन सा पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से उम्मीद हमको बहुत कम है कि फिलहाल जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 11 सालों में, धारा 356 के माध्यम से जब इंदिरा गांधी और उसके पहले की जो कांग्रेस की सरकारें थी, 50 से ज़्यादा सरकारें गिराई गई थी। आप सोचिए 1992 में जब बाबरी ढांचा गिराया गया था अयोध्या में, वो यूपी में हुआ था, लेकिन राजस्थान और उस समय का संयुक्त मध्य प्रदेश, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश और राजस्थान की गवर्नमेंट को भी सिर्फ इसलिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने गिरा दिया था, नरसिम्हा राव की सरकार ने, क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार थी, कोई कारण नहीं था। यहाँ तो जायज़ कारण होने के बावजूद भी कई मौके ऐसे आए कि मुझे ऐसा लगता है कि 356 का उपयोग करने से मोदी सरकार परहेज करती है, लेकिन बंगाल की स्थिति को लेकर लगता है कि इस पर जरूर एक्शन होगा और शायद 356 लग जाए। हालांकि होना बहुत पहले ही था, जब विधानसभा का चुनाव हुए थे, जिस तरह से कत्लेआम हुआ था, लोगों ने देखा था, बहुत उम्मीद थी उस समय, लेकिन जिन भी कारणों से हुआ। मैं शाहीन बाग कवर करने गया था फरवरी 2020 में, मैं देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे 600-700 लोग, 800 लोग ही थे और वो 3 राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों को रोके हुए थे। पूरा वर्ल्ड देख रहा था और राजधानी दिल्ली को, कि जिस तरह से भारत को बदनाम किया जा रहा था, चाहती तो केंद्र सरकार वहाँ पे किसी एक जिले की पुलिस को फोर्स के भेज के 700 लोगों को 1 मिनट में गायब कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने ये भी देखा कि किस तरह से लाल किले पर चढ़कर कुछ लोगों ने 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के नाम पर वहाँ पे अपना झंडा फहरा दिया और तिरंगे झंडे को उठा के नीचे फेंक दिया था। ये इतना अपमान भी हुआ, लेकिन मोदी और योगी की जो सरकार है, मुझे लगता है कि ज़्यादा डिप्लोमेटिक फ़ायदा या ज़्यादा राजनीतिक फ़ायदा उठाने का मौका अपने दुश्मनों को नहीं देती। लेकिन जब तक बड़ा एक्शन भी नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहाँ केंद्र सरकार की छवि पर भी असर पड़ता है। लोग सोचते हैं कि आखिर मजबूत इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई जा रही है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अब बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होगा। हमारे पास जो इनपुट है और जो जिस तरह से लोगों का दबाव है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरे भारत भर से आवाज़ उठ रही है कि ममता बनर्जी की सरकार को जल्द से जल्द गिराया जाए या उस पर अंकुश लगाया जाए। और इसके पहले भी देखा हमने, जो लास्ट विधानसभा चुनाव में तो उम्मीद था भाजपा आ जाएगा, बट ममता बनर्जी मेजोरिटी के साथ आ गया। और उसके बाद देखा हम लोग, जो चुनाव जो होता है बंगाल में, वो डिफरेंट प्रोसेस में होता है। काफ़ी वोटर चुनाव केंद्र तक, जो सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उसके पहले इतना उनको डराया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फोर्स डिप्लॉय करते हैं, बस सेंट्रल जो फोर्स होता है वो बूथ के आसपास ही होता है और कुछ रूट मार्च होता है। तो ये कैसे इनके जो डर ऐसे फैला देता है? ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी बातें एक्सपोज हो चुकी है और हिंदी में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और आगे इसके लिए जब बीमारी मिल गई तो इसका इलाज भी पहले तैयार कर लिया गया है। मुझे लगता है कि अब जो चुनाव होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे और इस तरह के गुंडे तत्व को और खासकर जिहादी मानसिकता के जो लोग
जो भारत की बर्बादी में लगे उन पर अंकुश लगाया जाएगा। बहुत ধন্যবাদ आपको केशवानी जी आपका ভ্যালুয়েবল অ্যাডভাইস के लिए। আমরা আলোচনা করছিলাম শ্রী পবন কেশवानी जी ফেমাস জার্নালিস্ট, রাষ্ট্রবোধ পত্রিকা তার প্রধান সম্পাদক এবং ওনার। তো ওনারও কিছু আমরা পরামর্শ শুনলাম, কারণ ইনি ছত্তিশগড়ে থাকেন। ছত্তিশগড় মানে বাংলার বাইরে, এবং বাংলার বাইরে কিভাবে দেখছে হিন্দিভাষী মানুষজন বা অন্য ভাষী মানুষজন বাংলার পরিস্থিতিকে, সেই নিয়ে আমরা একটু চর্চা করলাম, ওনার ওপিনিয়ন পয়েন্ট অফ ভিউ জানলাম। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন, ভালো লাগলে আমার কমেন্ট বক্সে কিছু লিখবেন। নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় বেঙ্গল, नमस्कार। নমস্কার।